नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 में पिछले वीडियो तक हम लोग मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग जी का जो संस्मरण था कृतिका भाग 1 का पढ़ रहे थे। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे क्षितिज से। क्षितिज भाग 1 से एक कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, कैदी और कोकिला। इस कैदी और कोकिला में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने स्वतंत्रता के समय की विभीषिकाओं को प्रकट किया है। कविता को देखने से पहले हम लोग एक बार लेखक अर्थात कवि के बारे में जान लेते हैं। अर्थात हम लोग सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में समझ लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1879 में हुआ था। ये भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार माने जाते थे। इनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हुईं। सरल भाषा थी इनकी और ओजपूर्ण भावनाओं के ये अनूठे हिंदी साहित्य जगत के रचनाकार थे। प्रभा और कर्मवीर जैसी प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक ये रहे। इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया और उनसे मुकाबला किया। गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बाहर आने के लिए जनता को उकसाया, अपनी कविताओं के माध्यम से उन्हें प्रभावित किया। इसके लिए इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनेकों बार जेल भेजा और कई बार उनका कोपभाजन यानी उनके क्रोध का शिकार होना पड़ा। ये सच्चे देशभक्त थे और 1921-22 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए जेल भी गए। अपनी कविताओं में देश प्रेम और देशभक्ति के साथ प्रकृति और उससे संबंधित वस्तुओं से प्रेम का चित्रण भी कवि ने बड़ी सफलता और रोचकता के साथ किया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बगाई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था, जो गांव के प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे। प्राइमरी स्कूल के बाद घर में ही रह करके माखनलाल चतुर्वेदी जी ने संस्कृत भाषा, बांग्ला भाषा, अंग्रेजी भाषा और गुजराती भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यानी घर में ही रह करके इन्होंने इन सभी भाषाओं पर अपना अधिकार जमाया। माखनलाल चतुर्वेदी जी का तत्कालीन राष्ट्रीय परिदृश्य और घटना चक्र ऐसा था कि जब लोग तिलक का उद्देश्य स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बलिपाथियों का प्रेरणा स्रोत बन चुका है, बलिदानियों का और स्वतंत्रता सेनानियों का प्रेरणा स्रोत था, उसी समय दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अमोघ अस्त्र का सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे थे गांधी जी। गांधी जी का राष्ट्रीय परिदृश्य के केंद्र में आगमन हो चुका था और उसका सबसे बड़ा उदाहरण असहयोग आंदोलन था। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए स्वदेशी का मार्ग चुना जाए, सामाजिक सुधार के लिए सामाजिक नीतियों और संस्कृतियों को सम्मान दिया जाए, उसमें गतिशीलता उत्पन्न की जाए, राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता को जागृत करने के लिए गतिशीलता फैलाने का कार्य गांधी युग में चालू था। और इसी समय हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी अपनी कविताओं के माध्यम से जन चेतना जागृत करा रहे थे। ऐसे समय में माधवराव सप्रे ने हिंद केसरी में सन 1908 में राष्ट्रीय आंदोलन और बहिष्कार विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। खंडवा के युवा अध्यापक, खंडवा में रहने वाले, उस समय माखनलाल जी खंडवा में रहने लगे थे, माखनलाल जी का निबंध प्रथम चुना गया और वहीं से इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन कार्य और लेखन कार्य शुरू किया। 1913 में उन्होंने अध्यापक की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से पत्रकारिता और साहित्यकारी और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका देने लगे। इसी वर्ष कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक पत्र का संपादन किया और 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान इसको माखनलाल जी ने प्रकाशित किया। इसी समय महात्मा गांधी से इन्होंने मुलाकात की और महात्मा गांधी के द्वारा आहूत
1920 के असहयोग आंदोलन में महाकौशल अंचल में पहली गिरफ्तारी देने वाले माखनलाल चतुर्वेदी जी ही थे। इनकी अनेक कविताएं, अनेक चीजें प्रकाशित हुईं। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के भारत भारती, भारतीय आत्मा, इस तरह करके इनको अनेकों पुरस्कार प्रदान किए गए। अब हम लोग अब देखेंगे कि इस कविता में कवि ने हमें क्या क्या बताया है, स्वतंत्रता के बारे में हमें क्या क्या करना चाहिए, हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके प्रति कवि ने हमें जागृत किया है। तो चलिए अब हम लोग कविता की एक एक लाइन देखेंगे और उसके बाद उसको समझेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये कविता है, कैदी और कोकिला। हम लोग कैदी और कोकिला में कवि ने हमें क्या बताया है वो यहाँ पर बताया उन्होंने। माखनलाल चतुर्वेदी जी बताते हैं कि ब्रितानी का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, उपनिवेशवाद का मतलब हुआ कि जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो उसे उपनिवेश कहते हैं। अर्थात जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर अपना जबरदस्ती अधिकार जमा करके वहाँ की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं। ब्रितानी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के उपनिवेश के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार बारीक यानी बहुत सूक्ष्म, छोटे से छोटी चीज़ों को भी उजागर करने वाली ये कविता का विश्लेषण कैदी और कोकिला अपने समसामयिक समय में, यानी जिस समय ये लिखी गई थी उस समय ये बहुत लोकप्रिय थी। कवि ने इसे अंग्रेजों के खिलाफ लिखा था और इसमें भारतीयों की वर्तमान स्थिति का चित्रण किया था। इसलिए ये जन जन के मुख पर एक गीत की तरह गाई जाती थी। करें यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। साक्ष्य का मतलब हुआ उदाहरण, साक्ष्य होता है एविडेंस। कवि ने इसमें भारतीय स्वाधीनता सेनानी यानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के पक्ष में लिखी गई ये कविता जिसमें कवि ने हमें ये बताया है कि जेल के अंदर उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता था और उन्हें कितनी यातनाएं दी जाती थी, जिसमें किसी भी प्रकार का ममता या मोह नहीं होता था। कवि ये कहना चाहते हैं कि आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे, अगर वो एक बार जेल पहुंच जाएं तो उनकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर होती थी। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी या तो ये चाहते थे कि लड़ाई करते करते मारे जाएं या फिर स्वयं को ही मार लेते थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कहा था कि मैं किसी भी तरह से इन ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आऊँगा, जैसे ये मुझे यातनाएं ना दें और मेरे देश और मेरे स्वाभिमान को कलंकित ना करें। इसलिए उन्होंने स्वयं को ही गोली मार ली थी। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कवि बता रहे हैं कि वह जेल में है और वह अकेलापन महसूस कर रहा है और इस अकेलेपन में वह बहुत उदास है। कोकिल का मतलब कोयल से अपने मन का दुख, कोकिल से अर्थ होगा कोयल, कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है। कवि बहुत दुखी है, वह किसी से भी अपने मन के विचारों को नहीं कह सकता क्योंकि वहाँ पर कोई किसी का नहीं है। जेल में जो हिंदुस्तानी थे वो या तो अंग्रेज़ों के पक्ष में हो जाते थे या फिर वो चुप हो जाते थे, किसी का साथ नहीं देते थे। उनको मालूम था कि अगर हम इनका साथ देंगे, भारतीयों का या कैदियों का साथ देंगे, स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देंगे तो हम अंग्रेज़ों द्वारा बहुत प्रताड़ित किए जाएंगे। या तो वो चुप हो जाते थे या तो फिर बहुत उग्र हो जाते थे। कवि कह रहा है कि मैं इस जेल में बहुत अकेला हूँ और मुझे बहुत ही असंतोष यानी असंतुष्टि है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ।
ब्रितानी शासन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति अपने गुस्से को व्यक्त करते हुए कवि कह रहा है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्त गीत गाने का है। कवि ने देखा कि कोयल कूक रही है और उसकी कूक एक मधुर गीत के समान होती है। तो कवि उस कोयल से ये कहना चाहता है कि तुम इतनी सरलता से, इतनी आसानी से किस तरह से इतना मधुर गीत गा पा रही हो, जबकि ये मधुर गीत गाने का समय नहीं है। पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और सभी उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहते हैं। परंतु इस मौसम में भी, इस माहौल में भी तुम मधुर गीत कैसे गा सकती हो? तुम मधुर गीत ना गाओ बल्कि मुक्ति का गीत गाओ, कवि ऐसा कह रहे हैं। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्र में चीख उठी है। कवि कह रहे हैं कि कोयल को इस बात का आभास हो चुका है कि पूरा देश यानी पूरा भारत एक कारागार यानी जेल है और इसमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कैदी है और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इन कैदियों का जेलर है। कह रहे इस बात का इसको आभास हो गया है, इसलिए अर्धरात्रि यानी आधी रात को भी यह कोयल चीख चीख कर गीत गाने लगी है। कवि जेल में रहकर इस कविता को लिख रहे हैं और उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कोयल क्यों कूक रही है, जबकि समय इतना कठिन है और किसी भी प्रकार से उसको संभाल पाना संभव नहीं है। जब व्यक्ति अत्यंत दुखी है और वह कोयल कूक रही है, ये बात उनको समझ में नहीं आती है। इसलिए कवि ने कैदी स्वयं है और कोकिला कोयल को आधार बनाया। कवि कोयल को आधार बना करके अपनी यातनाओं के बारे में बता रहे हैं। तो अब हम लोग कविता की एक एक पंक्ति को देखेंगे। चलिए पहली लाइन शुरू करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो? कवि कह रहे हैं कोयल से, क्या गा रही हो, क्या तुम गा रही हो और गाते गाते रह रहे मतलब रुक रुक क्यों जाती हो? कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहे हैं कि कोयल बोलो, बताओ, क्या तुम किसी का संदेश लेकर आती हो? क्या तुम गाते गाते क्यों रुक जाती हो? तुम्हारे मुख से सुनने वाले ये गीत जो मन को हर्ष और उल्लास प्रदान करते हैं, आज ये मुझे कांटों के समान चुभ रहे हैं। हे कोयल बोलो, क्या तुम कोई संदेश लेकर आई हो, कोई मैसेज लेकर आई हो, या फिर तुम गा क्यों रही हो? फिर गाते गाते तुम रुक क्यों जाती हो? कवि पूछ रहा है कोयल से। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि अपनी स्थिति का बखान कर रहा है। करें जेल की दीवारें ऊंची ऊंची हैं, काली हैं, दीवारें इतनी गंदी और हैं, काली हैं कि उसको कोई भी व्यक्ति उसमें अपने अस्क को यानी अपने चेहरे को देख नहीं सकता। यानी कितना भी प्रभावशाली व्यक्तित्व से युक्त व्यक्ति हो, परंतु इस जेल की काली दीवारों में आने के बाद उसका सारा गुण समाप्त हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज बहुत यातना और प्रताड़ना देते हैं। करें ये ऊंची दीवारें हैं जेल की, जिससे मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूँ। डाकू चोरों बटमारों, डाकू डाका डालने वाले, चोर चोरी करने वाले, बटमारों यानी पॉकेट मारों के डेरे में। करें जेल डाकुओं का, चोरों का, पॉकेट मारों का डेरा मतलब अड्डा, ये उनका अड्डा होता है जो इस तरह का गलत कार्य करते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने से मतलब हम भारतीयों ने ऐसा क्या किया है कि अंग्रेज रूपी जेलरों ने हमें इन काली काली जेल की दीवारों के बीच कैद कर दिया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। कवि कह रहे हैं कि जीने के लिए हमें पेट भर खाना चाहिए, परंतु अंग्रेज अंग्रेज जेलर हमें पेट भर के खाना भी नहीं देते, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। कभी कह रहे हैं और ना मरने देते हैं। हम जीने के लिए तड़प रहे हैं और मरने के लिए
बेचैन हैं। कभी कह रहा है कि अगर वो हमें खाना ना दें तो हम मर जाएंगे बिना खाए, परंतु वो हमें खाना देते हैं, परंतु इतना थोड़ा सा देते हैं कि बस हम जीवित रहें और हमारी सभी शक्तियों का नाश हो जाए। तो न तो वो हमें जीने दे रहे हैं और न ही हमें वो मरने दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो पेट भर खाना देंगे तो हम स्वस्थ और जीवित रहेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम जीने के लिए भी तड़प रहे हैं और मरने के लिए भी तड़प रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अंग्रेज़ों के समय में जब कोई व्यक्ति जेल में जाता था तो उसे बड़ी-बड़ी यातनाएं दी जाती थीं, और उन अंग्रेज़ों का उद्देश्य ये होता था कि इसकी शक्ति को क्षीण करो, यानी कमज़ोर करो। ये जितना ही कमज़ोर बनेगा, वो ये उतना ही हमारे लायक नहीं रहेगा, यानी कि अगर ये कमज़ोर हो जाएगा तो न तो किसी आज़ादी में, न तो किसी आंदोलन में, किसी भी प्रकार के कार्य में भाग नहीं लेगा और बीमार होकर मर जाएगा। तो अंग्रेज़ ये प्रयास करते थे कि जेल में आया हुआ हर व्यक्ति मरा हुआ ही समझा जाए और उसे मरा-मरा ही बाहर निकाला जाए। अगर उसे बाहर निकाला भी जाए तो इतना कमज़ोर हो कि वो जीवन की किसी भी क्रियाओं को दोबारा ना कर सके। इसलिए वो उन्हें आधा पेट भोजन देते थे, सुबह शाम यातनाएं देते थे। कोई बात बोलने पर बहुत पिटाई होती थी, यहाँ तक कि गर्म पानी फेंक दिया जाता था, चींटियाँ शरीर में बांध दी जाती थीं, शहद में शरीर को डुबा देते थे और उस पर चींटे छोड़ देते थे, तड़प तड़पा तड़पा के मारते थे, गरम प्रेस आपके शरीर पर रख देते थे। जरा सा टच होने के बाद कितनी जलन होती है, और सोचिए पूरा का पूरा गरम प्रेस आपके बॉडी पर रख दिया जाए। इतनी यातनाएं, इससे भी भयानक भयानक यातनाएं दी जाती थी। कभी कह रहे हैं जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। कभी कह रहे हैं मेरा जीवन स्वतंत्रता के बारे में भूल चुका है, क्योंकि आज जीवन के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा लगाया हुआ कड़ा पहरा है, यानी कोई भी व्यक्ति आज अपने मन से जीवन यापन नहीं कर सकता। अंग्रेज जैसा चाहते हैं वैसा ही हम करते हैं, और उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। शासन है या तम का प्रभाव गहरा। अभी कह रहे हैं ये शासन है, ये शासन है, सरकार है, या तम का मतलब अंधेरा, कहने का प्रभाव गहरा। क्या होता है? जब अमावस्या की रात होती है तो चारों तरफ भयानक अंधकार होता है। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड नहीं दिखाई देता, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड नहीं दिखाई देता। कभी कह रहे हैं आज भारतवासियों के जीवन पर दिन रात अंग्रेजों का कड़ा पहरा है, सिक्योरिटी है। कभी कह रहे हैं ये हमारे समझ में नहीं आता कि जो शासन होता है वो जनता की भलाई और उसके हित के लिए होता है, परंतु ये शासन तो और इसकी नीतियाँ इतनी भयानक हैं, इतनी खतरनाक हैं कि ये पूरा का पूरा अंधकार लगता है, यानी ना तो वर्तमान दिखाई दे रहा है इसमें और ना तो भविष्य स्पष्ट है कि क्या होगा। इसलिए कह रहा है कि ये शासन नहीं है, ये अंधकार का बहुत गहरा प्रभाव है, जिससे छूट पाना हमारे लिए संभव नहीं लगता है। कह रहे हैं हिम कर निराश कर चला रात भी काली। हिम कर यानी चंद्रमा, कहने चंद्रमा भी रात में निकलता है। आज चंद्रमा भी निराश कर चला रात भी काली, करें आज अमावस्या की रात है। वो चंद्रमा जो प्रकाश फैला करके हमें कुछ सांत्वना देता था इस अंधेरे काली दीवारों में, जहाँ पर हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देता, बाहर की दुनिया का पता भी नहीं चलता, वहाँ पर सिर्फ ये चंद्रमा हिमकर यानी ये चंद्रमा था जो हमें शीतलता प्रदान करता था, जो शीतलता प्रदान करता है। तो आज तो अमावस्या की रात है, आज पूरी की पूरी रात काली है और हिमकर यानी ये चंद्रमा भी हमारा साथ छोड़ चुका है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। आली का मतलब सखी, हे सखी, कवि कोयल को अपनी सखी कह रहा है, हे सखी इस कालिमा में, इस काले अंधकार रूपी जीवन में व्याप्त
अंग्रेजों की सत्ता शासन को देख करके भी तुम क्यों इतना वो हो रही हो आली में, हे सखी इतनी रात में तुम क्यों जगी। इस समय इस अंधेरी रात में तुम जग कर क्या कर रही हो। कवि अपनी सखी कोयल से ये बातें कह रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इतनी रात में तुम क्यों और कैसे गा रही हो। आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे।